गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछला लेक्चर पे प्राग के ऐतिहासिक पढ़ाए थे और जिसमें पाषाण काल का चैप्टर कवर हुआ था। इस बार इस ये लेक्चर में आद्य ऐतिहासिक पढ़ा रहे हैं जो कि बेस्ड है सिंधु घाटी सभ्यता पे। ठीक है, उसके आगे आने वाला क्या ऐतिहासिक पे आपका वैदिक काल से वो आगे हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका नामकरण का इसका सिद्धांत ये है कि जितना भी खुदाई हुआ, ठीक है, ये सिंधु नदी है, ठीक है, जितना भी खुदाई हुआ ये सिंधु नदी के आसपास ही हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले खुदाई हुआ था वो हड़प्पा पे ही हुआ था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, कहाँ से आए थे इसका कोई ठोस प्रमाण मिला नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्रोतों से पता चला है कि ये मतलब कुछ किताबें हैं या फिर कुछ गूगल बोल सकते हैं, इन लोग के माध्यम से वहाँ लिखा हुआ है कि ये दक्षिण पूर्व एशिया से आए थे, लेकिन उसका कोई ठोस प्रमाण मिला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने। ठीक है, जब ये पंजाब के प्रांत पे गए थे अपने दौरा पे, पंजाब प्रांत पे गए थे अपने दौरा के लिए, तो उस समय इनको पता चला कि यहाँ कुछ हल्की सी सभ्यता हल्का सा बनने लगी थी, तो उन्होंने अपनी पत्रिका निकाली और पत्रिका में उन्होंने इसका उल्लेख किया। जब फिर धीरे धीरे ये पत्रिका विकसित फैलने लगी तो ये बात फैलने लगी कि वहाँ कुछ सभ्यता है। इसी संदर्भ में जेम्स कनिंघम आए, ठीक है, सर्वेक्षण के लिए, लेकिन उनसे भी कुछ खासा हासिल हम लोग को वो जानकारी नहीं मिल पाई जितना हम लोग को जरूरत थी। ठीक है, उसके बाद फिर आए जॉन मार्शल, जो कि ये भारतीय पुरातात्विक के सबसे बड़े उच्च अधिकारी थे। तो उन जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को और राखल दास को ये कार्य दिया ये खुदाई करने के लिए। तो दयाराम साहनी, जिनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, जिसने हड़प्पा की खोज की 1921 में, और उसके बाद राखेल दास जो कि मोहनजोदड़ो की खुदाई की 1 साल के बाद 1922 में। ठीक है, उसके बाद 1946 में आजादी से जस्ट पहले मॉरिमेटर व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई की थी। ठीक है, और इसमें से मेन चीज ये है कि इन खुदाई में कौन कौन देशों का साथ था? अमेरिका था, ब्रिटिश था, फ्रांसीसी था और इटली थे। ठीक है, इन चारों देशों का, इन लोगों का सहयोग से ये हड़प्पा सभ्यता पे खुदाई किया गया था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विस्तार कहाँ से हुआ और कितनी दूरी तक फैला। देख लेते हैं विस्तार। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल जानते हैं। क्षेत्रफल अप्रोक्स 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दिख पा रहा नहीं दिख पा रहा, क्षेत्रफल 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे पहले ये इनका विस्तार सबसे पहले सिंध और पंजाब में हुआ था। ठीक है, सिंध और पंजाब, ये पूर्व पाकिस्तान वाला पंजाब पे। ठीक है, तो यहाँ से लोग फैलते गए। जब ये यहाँ से लोग एक उत्तर गए, ठीक है, दक्षिण गए और पूर्व की ओर बढ़ते गए। ठीक है, तो इधर तो सभ्यता था ही, लेकिन धीरे धीरे इन लोग अपना विस्तार करने लगे। तो पूछा जा क्या है कि पूर्वी हिंदू सभ्यता का पूर्वी भाग कौन सा था? तो ये पूर्वी भाग आपका कश्मीर है। ठीक है, जिसको एक मांडा है, ठीक है, हम मांडा, ठीक है, यहाँ तक फिर जब गंगा मैदानी भाग में लोग बढ़ रहे थे, उसी समय यहाँ तक ये लोग आ गए। मेरठ के बोल सकते हैं आप, आलमगीर यूपी में है, आलमगीरपुर। ठीक है, और साउथ में जब नीचे बढ़ने लगे तो यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में दायमाबाद। ठीक है, और यहाँ सुक्ता गेंडोर, इसका ये किनारी भाग है। ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं ये सब किनारी भाग है, यहीं तक ये लोग फैल पाए थे। सुक्ता गेंडोर, तो इन लोग का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा यूपी में आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये आपका ये त्रिभुजाकार कहलाता है। ठीक है, और यहाँ ये किस नदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मांडा आपका चिनाब नदी हो गया,
ठीक है। आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी, दायमाबाद आपका प्रावा नदी, और सुक्ता गेंडोर आपका दास की नदी पे, दास नदी पे ये सारे ये अवस्थित थे। ठीक है, ये जितने भी शहर लिखे हैं ये सब बसे हुए थे। ठीक है, इस पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ये मांडा जो है ये उत्तरी भाग का ये टॉप मतलब कि इसका ऊपरी भाग का यहाँ तक ही विकसित किया गया था, उससे आगे नहीं बढ़ पाए थे। आलमगीर तक ही इस टाइप से ये जो पॉइंट है, पॉइंट तक ही विकसित कर पाए थे, उससे आगे लोग सॉरी विकसित नहीं, उससे आगे विस्तार नहीं कर पाए थे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राचीन सभ्यता भी है। ठीक है, प्राचीन सभ्यता में आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, फारस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सब है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो कि इराक में है, ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये फारस की सभ्यता है जो कि ईरान में है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है। चीन की सभ्यता भी है, होंगहो होंगहो नदी के किनारे है। ठीक है, जिसको पीली नदी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद आता है यूरोप की सभ्यता, जो दो भागों में बटा, एक स्पार्टा में एक रोम में। ठीक है, और ये यूरोप की सभ्यता बहुत तेजी से विकसित हुए थे। ठीक है, तो ये प्राचीन सभ्यता है, इस सिंधु सभ्यता के समकालीन में ये सब थे। ठीक है, तो सबसे अब चलते हैं और हाँ, सबसे पहले ये बात थी कि सिंधु घाटी एक नगरीय थी, नगरीय सभ्यता थी, लेकिन मेसोपोटामिया ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इसकी चौड़े संपूर्ण थी, तो ये मेसोपोटामिया की चौड़े पतली थी। और अच्छा, ये जो इनके हम नगर योजना है इसको आगे हम बढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपको देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो उसका नगर योजनाएं थी और संरचनाएं उसको देखते हैं। तुम क्या कर रहे हैं? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजनाएं और संरचनाएं थी उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अरे इधर से हड़प्पा संस्कृति की जो नगर योजना थी वो बहुत बहुत दुरुस्त थी, बहुत अच्छी थी, बहुत तगड़ी बोल सकते हैं, बहुत अच्छी थी। ठीक है, और ये उन जो हड़प्पा थी और मोहनजोदड़ो दोनों के पास एक दुर्ग था। दुर्ग क्या हो जाता है बेसिकली, आप दुर्ग आपका ऊंचा टीला हो गया। एक ये ऐसा होता था दुर्ग। ठीक है, ये पश्चिमी पश्चिमी टीला और ये उत्तरी टीला। ठीक है, तो दुर्ग पे वो लोग रहते थे आपका जो जो अमीर है, जो आ, क्या बोलेंगे, जो शिल्पकार हैं, जो व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन लोग जो कि दुर्ग पे रहते थे। और नीचे सामान्य जो इंसान जो एक मिट्टी से बना हुआ था, सॉरी ईंटों से मकान बना हुआ था, वहाँ सामान्य जनजीवन लोग रहते थे। ठीक है, तो ये समझ गए दुर्ग और मतलब पूर्वी टीला, सॉरी पश्चिमी टीला और उत्तरी टीला, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इन लोगों का नगर जो था जाल की तरह था। जाल समझते हैं? देखना, पढ़ा रहे थे, देखिए इधर, इन लोगों का नगर सिस्टम कैसा था? जाल। जाल समझते हैं? जाल ग्रिड, जैसे कि इन लोग का खंड खंड ऐसा ऐसा में इन लोग का घर था। ठीक है, और सभी आयताकार में घर थे। ठीक है, ठीक है, ऐसा ऐसा है। ये रास्ता भी समकोण काटती थी। ठीक है, यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ से पर राइट, कोई कर्व नहीं। ठीक है, तो इस देखिए अब ये बन गया ग्रिड। तो इसीलिए ये इनका जो नगर ये था ग्रिड जैसा था। भवनें भी बहुत समृद्ध थी, बहुत अच्छे खासे व्यवस्थित थी। ठीक है, एक मोहनजोदड़ो पे आपका स्नानागार मिले हैं जो कि ऊंचे दुर्ग पे है, दुर्ग आपको बता चुके हैं, जो कि ऊंचे दुर्ग पे मिले हैं। और जो स्नानागार था ये बता रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे कि ये स्नानागार दिख रहा है आपको,
ठीक है। ये 11 मीटर लंबा था, ठीक है, 7 मीटर चौड़ा, और इसका हाइट, जो पानी का हाइट था, मतलब गहराई बोल सकते हैं, इसका 2.44 समथिंग कुछ था, ठीक है। इतना इसका गहरा ये सा था। और इस स्नानागार में इस साइड आपका सीढ़ी मिलता था, ठीक है, सीढ़ी बंद में नहीं रहा, और इस साइड इधर भी सीढ़ी, जिससे लोग उतरते थे और अपने नहाते थे, ठीक है। माना जाता है कि ये जो पौराणिक विचार, ये किसी सार्वजनिक स्थल नहीं था, सार्वजनिक किसी पे आप नहीं मतलब सार्वजनिक वो स्नानागार नहीं था, ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया गया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ठीक है। और हड़प्पा पे कोठारो मिले हैं, ठीक है। कोठारो समझते हैं? कोठारो वो चीज होते हैं, ये अन्नागार, अन्नागार जैसे, जैसे कि हिंदू सभ्यता लोग बहुत अच्छा से विकसित हो गए थे, खाना वाना खेती अच्छा से होने लगा, तो ये लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा खेती होने के बाद बहुत कुछ बच जाता था, तो ठीक है, तो इन लोग अपना विनय विनियम विधि से आदान प्रदान अपना सामान में करते, जैसे कार हो गए, कुछ हो गए, बढ़ई हो गए, तो उन लोग से आदान प्रदान करते थे। इन इन इनके बावजूद भी इन लोग के पास अनाज बहुत ज्यादा बच जाता था, बचा लिया जाता था, उसको कभी किसी खास मौके पर कभी अकाल हो गया, बाढ़ हो गया, तो उसको संग्रहित करके रखा जाए। हाँ, विनिमय विधि, हाँ सॉरी, विनिमय विधि से ऐसा होता था, वो आगे पढ़ेंगे अभी आपको, ठीक है। तो वो संग्रहित करके रखा जाता था, तो बड़े बड़े कोठार होते थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, वहां पर ही वो जो कोठार, वही बोले बड़े बड़े, वो अन्नागार, अन्नागार के कोठार बोल रहा है उसको, वहां वहां पर ही महाबिल्डिंग, वहां पर ही वो खाना वाना, खाना वाना बोल रहा है, अनाज उनाज सब रखा जाता था, सॉरी सॉरी। तो वहां पर ही अन्नागार पे अनाज वगैरह रखा जाता था, ठीक है। वहां पर बैरक के मिले हैं, ठीक। अच्छा हाँ, और एक बात, यहाँ की जो हड़प्पा की जो हड़प्पा सभ्यता के जो कोठारों थे ना, वो दक्षिण की साइड खुले गए थे, क्योंकि कालीबंगा हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो में आप देख लीजिएगा, जैसे कि ये देखिए, दिख रहा है, इस साइड सबका घर हो गया, ठीक है, ये रास्ता हो गया, तो जितना भी आपका मोहनजोदड़ो, कालीबंगा हो गया, या फिर और भी बहुत जगह, तो इनके इधर की जो रोड के सामने इन लोगों के द्वार नहीं रहते थे, खिड़की रहते थे, ठीक है। लेकिन हड़प्पा में, हड़प्पा पे, हड़प्पा का विपरीत, हड़प्पा पे क्या थे, इस साइड आपका दरवाजा खुले रहते थे। इसका कारण ये है क्योंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए यहाँ से सामान ले जाना आ जाना आसान होता था, इसीलिए हड़प्पा के सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यताओं के कोठारों में, यहाँ से जैसे कि गाड़ी और रथ आया, मतलब कि जो तो उसमें चकिया का हो चुका था, तो यहाँ से सामान, समझ रहे हो, वो सब इजी हो जाता था, इसीलिए हड़प्पा के कोठारों में दक्षिण में खुला हुआ था, लेकिन बाकी सभ्यताओं में कोठार जो थे वो उत्तर की ओर थे, ठीक है। कालीबंगा में ईंट के चबूतरे मिले हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब ईंट के चबूतरे मिले हैं वो दुर्ग पे ही, तो वहां जाहिर सी बात है कि कोठारों के लिए ही बने होंगे, ठीक, तो ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कोठारों का महत्व देखिए, हाँ ये बोलता है, हड़प्पा सभ्यता में कोठारों का सबसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, ठीक है, पक्की ईंटें थी, और उसमें से मिस्र के जो लेख मिस्र के जो लेख थे, वो लोग धूप पे सुखाए हुए ईंटों का प्रयोग करते थे, लेकिन इस सभ्यता में, जगह बोलो, सभ्यता नहीं, ओह सॉरी, तो कहाँ बताया, हड़प्पा, कहाँ से बोलेंगे, ठीक 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 ठीक, कहाँ से, अच्छा ठीक है, रुको एक सेकंड, कहाँ से बोले थे, हाँ तो कहाँ से स्टार्ट किए थे, हाँ, मोहनजोदड़ो पे आपको मोहनजोदड़ो पे आपको स्नानागार भी मिले हैं, जो कि ऊंचे दुर्ग पे मिले हैं, ठीक है। स्नानागार क्या हो गया कि ये आपका हो गया स्नानागार, ये 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, और गहराई आपका 2.44 मीटर गहराई थी, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये सार्वजनिक नहीं था,
ये धार्मिक ऐसा माना जाता है कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ये बना हुआ था, ठीक है। और इस साइड दोनों साइड इधर सीढ़ी थी, ठीक है, जिसमें लोग उतरते थे, ठीक है। और जो उनके जो फर्श था, इनका फर्श का जो बनावटी था बहुत अच्छा था। ये पकी हुई ईंटों से बने हुए थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा जगह पे यहाँ पर कोठारों मिले हैं। कोठारों समझ रहे हैं कि एक अन्नागार, मतलब कि कुछ बहुत ज्यादा अन्न खेती करने के बाद अन्न को बचाया जाता था जिससे कि भविष्य में काम आ जाए। तो बड़े बड़े कोठारों यानी कि अन्नागार पे वहाँ अन्न रखे जाते थे ताकि भविष्य में काम आ सके, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोठारों, ठीक है। हड़प्पा का कोठारों में दक्षिण साइड खुला हुआ था क्योंकि उन लोगों के लिए कोठारों से सामान आने ले जाने, सामान एक्सचेंज, मतलब एक सामान सीधा ले जाने से आसान होता था, शायद इसलिए दक्षिण में ये खुला हुआ था। हड़प्पा पे एक बैरक भी मिले हैं जिसपे मजदूर रहते थे। पक्की ईंट की घर वगैरह है, तो सॉरी पक्की ईंटों की बैरक मिले हैं, 12 कुछ कमरे उमरे हैं, तो वहां पर ही आपको मजदूर शायद रहते होंगे, ऐसा ऐसा लेखक का भी कहना है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि हड़प्पा सभ्यता में कोठारों का बहुत अधिक महत्व था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोठारों को लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, अन्नागार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। हाँ, और हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंट की कुछ साक्ष्य मिले हैं जो कि मिस्र में धूप से सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट समकालीन में मेसोपोटामिया बहुत ज्यादा यूज करने लगा, लेकिन ये बहुत ताजुब वाली बात थी कि हम लोग यहाँ मतलब पक्की हुई ईंट हम लोग को सच मिले हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो जगह पे ये जल निकासी बहुत ही अद्भुत थी, ठीक है। आप इसे देख लेते हैं, जैसे कि ये रुकिए आपको इधर ही बताते हैं। मोहनजोदड़ो हर घर में स्नानागार या प्रांगण थे, आंगन हो गया या फिर स्नानागार, तो वहां का जो पानी निकल के, अच्छा ठीक है, वहां का पानी निकल के, जैसे कि यहाँ का पानी निकल के एक मेन नाले पे जाता था, ठीक है। और फिर ये नाला का पानी एक हौज पे जाता था, ये हौज हो गया, फिर यहाँ से छन करके ये फिर पानी बहता था। तो हौज मतलब कि यहाँ पर जितना भी कूड़ा कचरा यहाँ फंस जाता था, मतलब यहाँ जाली टाइप से बना दिया, फंस गया, उसके बाद वहां से कुछ कचरा निकाल लिया, फिर यहाँ से पानी साफ होके फिर आगे निकला। और सबसे मेन बात कि ये जो ऊपर ऊपर इसके कवर बने हुए थे, कुछ पत्थर के थे, कुछ सलखरी के थे, ठीक है, ये कवर बने हुए थे, ठीक है। कालीबंगा में तो हर घर में आपको कुआं मिला है, ठीक है, कालीबंगा में, ठीक है। तो ये थे नगर योजनाएं और संरचनाएं। उसके बाद अभी जाएंगे हम थोड़ा देर के बाद हम आगे बढ़ेंगे कृषि के बारे में, कृषि योजनाएं कैसी थी, वहां का प्रशासन कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वो सब अभी देखेंगे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का कृषि के बारे में हम लोग देखते हैं। कृषि उसमें बहुत उनका उपयोगी था, बहुत महत्वपूर्ण भी था, ठीक है। वहाँ जिस सिंधु सभ्यता के पास, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ये आपका ऐसा हो गया, ये वाला एरिया पे आपका अभी तो वर्षा नहीं आती है, अभी 15 सेंटीमीटर ही आती है, जो कि अभी उपजाऊ, उस जगह का उपजाऊ एकदम नहीं है। लेकिन पहले जब सिंधु सभ्यता थी उसमें यहाँ का बारिश बहुत ज्यादा आती थी, ठीक है। इसी का कारण वहाँ मेन बात है कि वहाँ प्राकृतिक संपदा भी थी, और इसके कारण वहाँ पर बारिश भी बहुत आती थी, ठीक है। अभी एक यहाँ पर विंध्य पर्वत है, ठीक है, आप सेंटर में देखेंगे तो उससे हवा का टकरा करके वापस आ जाती है, इसी कारण वहां पर बारिश नहीं हो पाती, वो आगे के ज्योग्राफी क्लास में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आप हाँ, यहाँ पर जो समृद्ध गांव एवं शहरों से देखने से पता चलता है कि वहां पर अच्छी खासी कृषि का प्रचलन था, ठीक है। और जो वहाँ का उर्वरता थी, जो जिससे खेती अच्छी फसल उगती है, ठीक है, तो वो सिंधु नदी थी ये, ठीक है। तो सिंधु नदी में बाढ़ आता था, और ये बाढ़ ये अपनी जलोढ़ मिट्टी को साथ लेके आता था और ये मैदान पे छोड़ देता था, जिससे उर्वरता और ज्यादा बढ़ जाती थी, ठीक है। वहां प्रचुर मात्रा पे अन्न अन्न भी उगाते थे, ठीक है। और वहां पे जो बाढ़ आने का जो वहां के सिंधु सभ्यता पर देखे हैं, वहां गांव के जस्ट बाहर आगे एक ईंटों का बड़ा बड़ा दीवार बना हुआ है, बाउंड्री टाइप से, जिससे बाढ़ का पानी रोका जा सके। तो इससे प्रमाणित भी होता है कि सिंधु सभ्यता बाढ़
बाढ़ का पानी सिंधु सभ्यता पे आती थी, ठीक है। और उन लोगों का ऋतु का भी अच्छा ज्ञान था, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, जब बाढ़ आती थी उन लोग का ऋतु का अच्छा खासा ज्ञान था कि कब बाढ़ आती है, कब वापस जाती है। तो उन लोग क्या करते, जब बाढ़ आ गई, जलोढ़ मिट्टी छोड़ दी, तो नवंबर में उन लोग अपना बुनाई उनाई कर देते थे, ठीक है। जब फिर बाढ़ चली, जब बाढ़ आने से पहले आपका मार्च अप्रैल में वो लोग फसल को काट देते थे। तो उन लोग को अच्छा खासा ज्ञान था ऋतु के बारे में। हाँ, वहां पर फावड़ा या फाल नहीं मिले हैं। फाल इसे कहा जाता है जिसमें हल चलाते, हल जोतते हैं, तो वहां पर एक आगे साइड ऐसा बना हुआ रहता है जिससे मट्टी को खोदते हुए निकलता है। तो उसमें तो फाल वोल नहीं मिला है, ना ही लकड़ी का मिला है, ना ही कोई धातु का। तो हो सके माना जाता है कि लकड़ी का फाल जरूर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग मानते हैं, ठीक है। वहां की खास फसलें थी, गेहूं थी, गेहूं हो गई, जौ हो गई, राई, राई जिसको बोलते हैं मड़वा झारखंड में। अदर स्टेट में शायद झारखंड बिहार में तो मड़वा ही बोलते हैं, अदर स्टेट में हमको नहीं पता। मटर, ठीक है। तिल मिला है, सरसों। और लोथल में वो लोग चावल उपजाऊ करते थे क्योंकि वो वहाँ का जो वातावरण था वो चावल के लिए ही था। तो शायद वो लोग चावल का वहां पर ही साक्ष्य मिले हैं। तो इससे हम लोग मानते हैं कि लोथल के लोग जो कि गुजरात में है, वो लोग चावल उपजाऊ करते थे, ठीक है। सबसे पहले कपास की श्रेय, सबसे पहले कपास के जो क्या बोलते हैं, कपास का बनाना या फिर जो भी उगाना, ये सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को ही दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे और कहीं और भी जो भी बाकी प्राचीन सभ्यताओं का हम लोग अध्ययन किए थे, उसमें कपास का कहीं जिक्र नहीं है। तो हम लोग ये मानते हैं और इतिहासकारों का ये मानना है कि सबसे पहले कपासों का श्रेय, कपासों का जो उगाना उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता को ही दिया जाता है, ठीक है। उस कपास को यूनानी में उसको सिंडन कहते थे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यूनानी में कपास को यूनानी में इसको सिंडन कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं पशुपालन की तरफ, ठीक है। पशुपालन, सिंधु सभ्यता कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी, कृषि पर तो निर्भर थी, लेकिन पशुपालन उसके साथ साथ भी पशुपालन लोग बहुत ज्यादा लोग पालते थे। बैल हो गए, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर आदि, ठीक है। इन्हें गोबर वाला सांड बहुत प्रिय था, ठीक है। जो कि बहुत जगह उनके कुछ मुहर पे उनके निशान चित्र भी हम लोग को मिले हुए हैं, ठीक है। और कुत्ता तो पहले से ही चलते आ रहा है, जो कि एक कुत्ता हमेशा पालतू, कुत्तों का प्रचलन पालतू के रूप में किया गया है। बिल्ली के भी साक्ष्य मिले हैं। घोड़े का अस्तित्व मिला है या नहीं मिला है हमको वो कंफर्म इतिहासकारों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन हाँ, लोथल और मोहनजोदड़ो पे हल्के से इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा में घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो में ये मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो खिलौने हैं उसके साक्ष्य मिले हैं, जो टेराकोटा को बोलते हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। लोथल में घोड़े के कंकाल मिले हैं, लेकिन पुख्ता प्रमाण नहीं है, ठीक है। हड़प्पा में घोड़े के साक्ष्य एकदम नहीं मिले हैं, ठीक है। उन्हें हाथी का भी ज्ञान था, जो लोग गुजरात लोग उन्हें पालते भी थे, ठीक है, हाथी को, ठीक। अब आते हैं व्यापार की तरफ। आपका कृषि हो गया, पशुपालन और उसके साथ व्यापार, व्यापार जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उन लोग का ये निजी जीवन में, ठीक है। उन लोग व्यापार का महत्व अच्छी तरह से वो लोग समझते थे, क्योंकि ये विनिमय आधार से ही अपना व्यापार आदान प्रदान अपने सामान को करते थे, ठीक है। मिट्टी के मुहर मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे एक ही जगह, जब खोदा गया तो एक ही जगह बहुत सारे मिट्टी के मुहर जो सील रहता है वो मिले हैं, ठीक है। माप तोल का ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं माप तोल को, तराजू टाइप से क्या बोलते हैं उसको यार, माप तोल का तराजू को, हाँ तराजू, जो माप तोल वो मिले हैं, ठीक है। धातु के सिक्के एकदम नहीं मिले हैं, ठीक है, धातु के सिक्के नहीं मिले हैं, ठीक है। और उस समय कांसे का प्रयोग हो चुका था, ठीक है। लोग कांसे का चूंकि मिलनी है, टीन और तांबा को मिश्रण करके कांसा का निर्माण होता था। ये कोई धातु नहीं है, ये एक मिश्रण
मिश्रण से बनाया हुआ धातु है। ठीक है, ये लोग व्यापार के लिए अरब सागर में जहाज का भी उपयोग करते थे। ठीक है, और इन लोगों का पहिया भी उसमें निर्माण हो चुका था। ठीक है, और इन लोग व्यापार जो करते थे, अफगानिस्तान हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, ईरान हो गया, तो हड़प्याई लोग जो सिंधु सभ्यता लोग क्या किए थे, अफगानिस्तान पे अपना वाणिज्य बस्ती बना लिए थे, जिसकी वजह से इन लोग मेसोपोटामिया, ईरान वगैरह और दूसरी पुरानी सभ्यताओं से अपना आदान प्रदान कर सकते थे। ठीक है, वहां से लोग व्यापार करते थे। हड़प्पाई लोग लार्ज मनी का प्रयोग करते थे, ये आप इम्पोर्ट नहीं कीजिएगा, उसमें मनी का भी यूज हुआ है। ठीक है, और उसमें कोई राजनीतिक संगठन का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, लोकतंत्र था या राजतंत्र था ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि हम लोग जो उन लोग थे, एक तरफ से हम लोग देखते हैं आजकल अमीर और गरीब। ठीक है, अमीर और गरीब, जो पिछले बार आपको बताया, पिछला वीडियो में आपको बताया दुर्ग करके। ठीक है, तो दुर्ग में यही था कि अमीर हो गया गरीब, इसी टाइप से ये लोग का राजनीतिक था। जैसे कि अमीर हो गए, व्यापारी हो गए, शिल्पकारी हो गए, जो बड़े बड़े व्यापार लोग थे, वो लोग मिल अपना एक संगठन, उन लोग का एक समूह था, एक कॉलोनी टाइप से बोल सकते हैं। ठीक है, तो उन लोग का समूह था, तो वही लोग जैसे स्नानागार बना लिए, या फिर क्या बोलते हैं, अन्नागार बना लिए। ठीक है, तो इन लोगों का सहयोग से ही हो पाता था, लेकिन राजनीतिक संगठन था या न था, वैसा जैसे कि कोई राजा या शासन कर रहा है, वैसा कोई साक्ष्य एकदम नहीं मिले हैं। ठीक है, धार्मिक भवन और मंदिर एकदम नहीं मिले हैं। ठीक है, नहीं मिले हैं। ये मेसोपोटामिया और मिस्र में मिले हैं, वहां मंदिर मिले हैं, धार्मिक स्थल मिले हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता में नहीं मिले हैं। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान उन्हें बिल्कुल साक्ष्य नहीं था, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था हो सके, लेकिन साक्ष्य उनके ना मिले, एकदम नहीं मिले। ठीक है, तो साक्ष्य नहीं मिले। तो ये चार्ट है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है, खोजकर्ता कौन थे, जैसे कि प्रमुख स्थल किस नदी में मिला, तो ये इम्पोर्टेंट है। आपको एक बार नजर सरसरी नजर से देख लीजिए, हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, रावी नदी, और खोज करता है राय बहादुर दयाराम साहनी, और मुख्य बिंदु है अन्न भंडार, कांस्य दर्पण, 837, श्रमिक आवास, कब्रिस्तान। ठीक है, मोहनजोदड़ो में, ये भी पाकिस्तान में है, ये नदी सिंधु है, खोज करता राखल दास, ये 1921 है, ये 1922 है। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल है, जब पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो मोहनजोदड़ो, और जब पूछा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो ये राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से वहां पर क्या क्या मिले हैं, स्थानागार मिले हैं, कांस्य मूर्ति, महाविद्यालय, पशु मुद्राएं मिली है। फिर लोथल आप आते हैं, लोथल पे भोगवा नदी के किनारे मिली है, स्थित थी, खोजकर्ता थे रंगनाथ घोष, इनका पतन समझ रहे हैं, वो क्या बंदरगाह बोल सकते हैं, ये मिले हैं। चावल है, अग्निकुंड, हाथी दांत, घोड़े की मरीन मूर्ति, ये सब वहां लोथल से मिले हैं। कालीबंगा पे आते हैं हम लोग, ये दर्दर नदी पे थी। ठीक है, इनके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष, और साक्ष्य मिले हैं जुते हुए खेत, अग्निहवन, चूड़ियां, और भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट खुदाई हुई थी, और ये इम्पोर्टेंट है, जो कि सॉरी कालीबंगा, हाँ सॉरी, अभी राखीगढ़ी पे हम लोग आते हैं, जो कि लेटेस्ट खुदाई थी। ठीक है, इस धरधर नदी के पे स्थित थी, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इनके खोजकर्ता कौन थे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि ये लेटेस्ट खुदाई हुई है। और ठीक है, और मुख्य बिंदु क्या क्या मिले हैं, भारत का सबसे बड़ा स्थल है ये, ताम्र के उपकरण मिले हैं। ठीक है, और आपको चंदूहड़ो पे, जो कि सिंधु नदी पे अवस्थित थी, खोजकर्ता थे अर्नेस्ट मैके और मजुमदार, मनगे का उद्योग मिला है, लिपस्टिक मिला है, कंघा, काजल, पाउडर, लड़की का पूरा मेकअप का सामान वहां मिला है। ठीक है, बनावली में आप सरस्वती नदी पे है, खोजकर्ता इसका कोई हमको पता नहीं मिला, और मुख्य बिंदु मतलब क्या क्या मिले हैं, मिट्टी के हल मिले हैं। ठीक है, रोपड़ पे आते हैं, सतलज नदी के किनारे है, और खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा, और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, रंगापुर में आप भादर नदी के किनारे अवस्थित है, खोज करता थे SR राव, और मुख्य धान की भूसी, ज्वार और बाजरा इनके मुख्य साक्ष्य मिले हैं।
लास्ट में है सुरकोदा, जो कि सरस्वती नदी की स्थित थी। इसका राइटर मुझे भी नहीं पता चला। और मुख्य बिंदु है आपका कलश, समाधान, घोड़े की हड्डी और तराजू। ये सब आपके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस इसलिए बन जाता है क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव हमेशा ये क्वेश्चन पूछता ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बहुत बहुत थैंक यू इतना पेशेंस से मेरा वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आपका वैदिक सभ्यता पे लेके आएंगे, जो कि 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाएगा।